वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और वोट हमारा, नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिलेंडर के दाम कम हुए, बिजली के दाम कम हुए, खाद्य पदार्थों के दाम कम हुए, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। क्या एजुकेशन का बजट बढ़ा या घटा, बताओ? एजुकेशन का बजट घटा दिया। तो 400 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी इस देश में अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन और खुशहाली की जिंदगी जी सकता है। आप मेहनत करने वाले लोगों के हाल देखो। मनरेगा में जो लोग काम करते हैं कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 230 रुपए के लगभग मिलता है, 10-20 ऊपर या नीचे। आप बताओ 250 रुपए में घर चलता है क्या? अभी मैं रास्ते में रुका था, वो कोई गांव था। गांव के लोगों ने एक टेंट की व्यवस्था करके मुझे रोक लिया। बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। अगर पुरुष होते तो मैं हाथ जोड़ के चला आता, नौजवान होते तो आदेश दे के चलाता। महिलाओं को, गांव को, बहनों को देख के रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि बताइए, आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आप रोजगार क्या है आपके यहाँ? तो उन्होंने मुझसे बताया कि हम पे जमीनें तो है नहीं, हम तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और कहीं हमें 150 रुपए मिलते हैं, कहीं 200 रुपए मिलते हैं, कहीं 180 रुपए मिलते हैं। आप ये बताओ 180-200 रुपए में घर चलता है क्या? इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया। हेल्थ का बजट कम होगा तो क्या होगा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं। फिर ईसीजी की मशीन नहीं होगी, एक्सरे मशीन नहीं होगी, और कोई अच्छी मशीन नहीं होगी, दवाइयां नहीं होंगी, सीटी स्कैन नहीं होंगे, और तो और टेस्ट बाहर से लिखे जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि गरीब को अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, और अच्छा इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली जाएगी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल ही मांग उठाई, और आप बताना मेरी मांग गलत है या सही है। मैंने कल ही मांग उठाई, गौर से सुनो, कि चाहे सुरक्षा प्राप्त अभिनेता हो या नेता हो, नेता आईडी से लेकर चोटी का हो, या फिर कोई अधिकारी हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, या कोई और सरकारी कर्मचारी हो जो सरकारी तनख्वाह लेता है, या कोई व्यापारी हो, उनके बच्चों का और उनका जरूरत पड़ने पे इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इससे फायदा क्या होगा आपको पता है? आपको जब अमीरों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, जो पॉलिसी बनाते हैं उनका इलाज अस्पताल में होगा, उनके बच्चों का इलाज होगा, जो पॉलिसी को लागू कराते हैं अधिकारी, उनके बच्चों का इलाज होगा, उनका इलाज होगा, तो फिर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं पहुंचेगी और गरीबों को भी बच्चे से अच्छा इलाज मिलेगा, उनकी जिंदगी का भी ख्याल रखा जाएगा, उनकी जान भी मिल जाएगी, उनको भी जो है जीवन जीने का मौका मिलेगा। ऐसे ही मैंने मांग उठाई परसों, जब एजुकेशन के बजट पे, अनुदान और मांगों पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने ये कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, या किसी और विभाग का मंत्री हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, या सरकारी सेवा का कोई अधिकारी हो, कोई व्यापारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब उससे होगा क्या? जब एक ही कुर्सी पे, एक ही कमरे में, यहाँ आईएएस अधिकारी का बेटा बैठेगा, यहाँ आईपीएस अधिकारी का बेटा बैठेगा, वहीं बराबर में किसान का बेटा बैठेगा, वहीं मजदूर तबके का बेटा बैठेगा, वहीं मंत्री जी का बेटा बैठेगा। बताओ अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। तो ये मुझे तो महसूस होता है, सरकार को क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि उनको इसलिए महसूस नहीं होता, उनको लगता है गरीब अगर पढ़ लिया और गरीब अगर हष्ट-पुष्ट हो गया तो कल अपने अधिकार मांगेगा, आपके अनुसार इधर उधर नहीं जाएगा, अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर लेके जाने के लिए संघर्ष करेगा, और जो अधिकार हमने इनके छीन रखे हैं वो अधिकार हमसे छीन के ले लेगा। ये आपसे डरते हैं, ये आपसे डरते घबराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं डरते घबराते कि आपका भला चाहते हैं। ये इसलिए डरते घबराते हैं, इनको पता है जिस दिन आप लोग अपने पैरों पे खड़ा हो गए और आपको अच्छा भोजन मिलने लगा, अच्छे कपड़े मिलने लगे, अच्छी पढ़ाई मिलने लगी, अच्छा इलाज मिलने लगा,
फिर आप इनके बंधुआ मजदूर नहीं रहोगे, फिर ये आपको अपने तरीके से चला नहीं पाएंगे, फिर ये जो है आप पे शोषण नहीं कर पाएंगे, फिर इस देश में या उत्तर प्रदेश में बहन बेटे का अपमान नहीं होगा। कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देगा, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। ये गुंडागर्दी चलती रहे, गरीबों का खून चूस चूस के चंद मुट्ठी पर लोग पैसे वाले बनते रहे और नेताओं की नेतागिरी चलती रहे। इसलिए व्यवस्था ऐसी की गई है कि ना कहीं गरीब की सुनवाई होती है, ना ही सरकार की कोई योजना गरीब के पक्ष में होती है। हमने ये तय किया है, मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से नगीना के लोगों का और जितने अंबेडकर नगर के लोग, और अंबेडकर नगर का मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूं शब्दों में, क्योंकि आज भी मेरे याद है कि जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था तो अंबेडकर नगर के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपए के नोट जो हैं, मेरे आज भी याद है वो नोट। मैंने चुनाव के बाद वो पोटलियां खोली और वो नोट देख के लगता था कि उस पे हजारों लोगों का पसीना लगा हुआ, इतने लोगों के हाथ से गुजर के आया होगा। जब मैंने वो नोट देखा तो मैं भावुक हो गया कि भाई ये नोट जिसने दिया होगा, जिस माँ ने, जिस भाई ने, जिस पिता ने, उसने नोट नहीं दिया, उसने मेरे ऊपर भरोसा किया। मेरी जिम्मेदारी बैठती है उस भरोसे में खरा उतर के उनकी जिंदगी में बदलाव करूं। मेरे आज भी याद है वो नोट, और वो नोट मैंने उठा के रखा। आपने मुझे जो नोट दिया है वो सूद समेत अधिकारों के तौर पे आने वाले समय में आपको वापस करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। जिसने 1 रुपए की मदद की है उसको पॉलिसी बना के उसके 50 लाख रुपए की मदद उसके परिवार की करवाने का काम करूंगा। ये चंद्रशेखर आजाद आपका नेता नहीं है, ये आपका भाई, आपका बेटा है, आपके बीच का है। और अंबेडकर नगर के मेरे लोगों भूला नहीं हूं, भूला नहीं। वो लाठी आपके ऊपर पड़ी थी, मेरे आज भी याद है, जब आपने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया था और आपकी मेरी बहनों के सरों पे और कमर पे जो लाठियां पड़ी थी, भूला नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। आज भी वो जख्म मेरे दिल में है, आज भी वो जख्म में अपनी पीठ पे महसूस करता हूं। मेरे आज भी याद है जब मेरे कई साथियों को पकड़ के अंबेडकर नगर की जेल में बंद कर दिया गया था और मैं उनसे मिलने के लिए आया था, तो सारे अधिकारी लड़के खड़े हो गए थे कि मिलने नहीं देंगे। मैं भूला नहीं हूं, मैं कुछ नहीं भूला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं भूला हूं। बस समय की बात है और समय बदलते देर नहीं लगेगी। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद अपने महापुरुषों की बात पे पहरा दे रहा है, अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपकी बात मजबूत होगी और आपके हिसाब से काम होगा। गरीबों के लिए योजना बनेगी और गरीबों को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। इस देश की आजादी के 75 साल बाद यहां पहुंचे हम कि आज भी मुंह छेड़ने पर हत्या होती है नहीं होती है, मटकी छूने पर हत्या होती है, और तो और घोड़ी पे बैठने पर आज भी अपमानित किया जाता है। अब तो हमारे नौजवान संघर्ष करने लगे हैं, मेहनत करने लगे हैं। मैं उनकी आंखों में चमक देखता हूं और मैं समझता हूं कि नगीना के रिजल्ट के बाद उनके मन में ये बात चल रही है कि हमें अपनी अपनी विधानसभाओं में भी रिजल्ट इस बार देना है। चल रही है बताओ, तो तुम पे भी मौका आन पड़ा है। बताओ मेरी बात को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, बताओ। ऐसे मुट्ठी बंद करो जो लोग मदद करेंगे। अब मेरी बात पर गौर करो, मुट्ठी नीचे करके। मेरा एक घर बिजनौर है और एक घर मेरा वहां जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आपके हर घर में मेरा घर है। मेरी बात को आप याद रखें। और जब तक उन घरों में खुशहाली नहीं आ जाती, उनको सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, तब तक चंद्रशेखर आजाद कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात को आप याद रखें। देखो मेरी बात पे गौर करो, ये लोकतंत्र है। जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और वोट यहां
कमजोर वर्गों के लोगों पे है कि उनकी संख्या 85% से ज्यादा। अगर वो लोग अपने वोट को इकट्ठा कर लें और अपने वोट का सही प्रयोग कर लें तो वो दिन दूर नहीं है कि उनका राजकाज आ जाए। नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया, नगीना के लोगों ने मेरी बात पे पहरा दे दिया। नगीना के लोगों को क्या मिला? आज डीएम उनकी सुनता है, आज एसएसपी उनकी सुनता है, आज सीओ उनकी सुनता है, थानेदार उनके सुनते हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग उनकी सुनवाई करते हैं। और तो हर साल 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए। उनके साथ साथ नगीना के लोगों को उनकी सेवा करने वाला चंद्रशेखर आजाद भी मिला। अगर आप भी मेरी बात को मान लो और देखो, आपको मौका 27 में नहीं मिल रहा है, आपको तो मौका अगले 2.5 महीने के अंदर मिल रहा है। ये कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है, ये कटहरी अंबेडकर नगर, ये हमारा दिल है, हमारा घर है, बहुजन मूवमेंट की सबसे मजबूत धरती है। आपने बहुत सारे लोगों को एमपी एमएलए बना दिया है, एक एमएलए आप लोग यहां आजाद समाज पार्टी का भी बना दो। लेकिन वो एमएलए ताली बजाने से नहीं बनेगा। वो एमएलए कब बनेगा? जब यहां खड़ा हर नौजवान और जिम्मेदार व्यक्ति ये महसूस कर ले और मन में ठान ले कि हमें एक एक आदमी को आज से जाकर तैयार करना है। हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ हैं। अगर आप आज से तैयार करना शुरू करोगे तो 1 महीने में 1000 आप और 4 लोग आपका परिवार, 40,000 लोग तो ये हैं। और साथ साथ अगर आपने 1 महीने में एक एक आदमी को भी तैयार किया तो लाखों आदमी तैयार हो जाएंगे कटहरी विधानसभा के। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो चुनाव करवा लेना, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कई हजार वोट से जीत के चंद्रशेखर की तरह, जिस तरह चंद्रशेखर दिल्ली में खड़ा होकर दहाड़ता है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने आपके अधिकारों के लिए सीना तान करके बताओ कितने एमपी हैं लोकसभा में? आपने देखे नहीं देखे सब लोग एमपी? बताओ आपके भाई से ज्यादा कोई बोलता है आपके अधिकारों के लिए? तो बताओ उतने इतने संख्या में एमपी अच्छे, आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद अच्छा? बताओ, जोर से बताओ। और अगर आपने यहाँ कटहरी से भी हमारा विधानसभा का विधायक जिता के भेज दिया तो हमारी ताकत आगे बढ़ेगी या कमजोर होगी? बताओ। तो चाहते हो नहीं चाहते हमारी ताकत बढ़े? अब इस पे मुझे एक बात कहनी है, गौर से सुनना नौजवानों, फोन बंद करके एक बार गौर से सुनो। और कुछ लोग वीडियो भी बना लो, जिम्मेदार लोग आपके फोन में रहनी चाहिए, घर जाके बताना। 48,20,000 करोड़ रुपए का बजट है, कितने पैसे का बताओ? जोर से बताओ। 48,20,000 करोड़ का बजट है, कितने का? कितनी जीरो होती है पता है? 48,20,000 करोड़। और उसमें से आपको क्या मिला है पता है आपको? उसमें से मिला आपको 26,000 करोड़ रुपया। कितना? 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के लोगों को और 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, आदिवासी लोग। और आपकी जनसंख्या कितनी है आपको पता है? भारत की जनसंख्या का 25%। मिलना कितना चाहिए था पता है आपको? मिलना चाहिए था 12,00,000 करोड़। कितना मिलना चाहिए था? और मिला कितना? 26,000 करोड़। लाख नहीं, यानी कि जितना मिलना चाहिए था उसका 1% पैसा नहीं मिला। फिर समझो, 1 रुपए से बंटवारा, मानो लाखों करोड़ों को छोड़ दो, 1 रुपए का बंटवारा होना था और SC ST के लोगों को मिला 50 पैसे। कितना? 50 पैसे नहीं, 0.50 पैसे। कितना? 1 पैसे से भी कम। और सरकार कहती है कि इससे आपकी तरक्की हो जाएगी। और हम बहुजन समाज के लोग हैं,
पिछड़े वर्ग के लोगों को तो 26,000 करोड़ रुपया भी नहीं मिला। जब बांटने वाले लोग उनके बैठे होंगे तो पैसा आपके घरों में नहीं आएगा। जब बांटने वाले लोग वो बैठे होंगे तो पैसा उद्योगपतियों के घरों में जाएगा, उनके घरों में जाएगा। और जब बांटने वाले लोग आपके होंगे, जब तराजू आपके लोगों के हाथ में होगी तो बंटवारा ईमानदारी से होगा और ये 12 लाख करोड़ रुपया आपके घरों तक आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये बंटवारा करने के लिए ये बंटवारे की ताकत वोट से मिलती है। अगर आप वोट की ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को दोगे तो ये बंटवारा करने की ताकत हमारे हाथ में आएगी। और आपको लगता है जब बंटवारा करने की ताकत उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में होगी तो क्या आपका हाथ खाली रह जाएगा? बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। और तो और मुस्लिम समाज के लोगों को तो नमक के बराबर भी कुछ नहीं मिला। उनकी जो फेलोशिप आती थी मौलाना आजाद के नाम से वो बंद कर दी, मदरसों को जो ऐड मिलती थी वो बंद कर दी, और तमाम तरह की जो योजना चल रही थी उनका बजट घटा दिया। क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार। तो हमने नारा दिया और किशोर कुमार पगला जी यहाँ बैठे हैं और हमारे नेता सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी एक नारा मानव काशीराम साहब ने दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और इस बार बजट पे हमने नारा दिया कि वोट हमारा और नोट तुम्हारा। ये भी अब इस देश में नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये हवा गवाही दे रही है कि कचहरी में हवा समाज पार्टी में चलने वाली है। ये हवा गवाही दे रही है, मौसम गवाही दे रहा है कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होकर ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है इसको कैसे समझते हो? मैंने कहा कि बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने एक किस्सा भी उनको सुनाया कि एक बार 2 बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। तो बिल्लियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि लो भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने कहा ठीक है लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोलने वाला, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है तो तराजू से इधर से तोड़ के उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसा ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साहब खा गए और बिल्लियां आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर कि अगर आप ये कहोगे कि 7-10 दिन की छुट्टी दे दो तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले लें।